कुलसूम की खाला का घर वसनपुरे की एक तंग गली में था। कुलसूम को देखकर पहले तो उसकी खाला सकते में रह गई, फिर चीख मारकर इसे गले लगा लिया। जब इसे पता चला कि ढाका में सब लोग शहीद हो गए हैं तो घर भर में कोहराम मच गया। मैं इस चीखों कार से फायदा उठाते हुए वहां से खिसक आया। बहरहाल इतना ज़रूर बता देना चाहूँगा कि वहां से मैं अपने घर चला गया। घर वालों को अपने बारे में क्या बताया, दोस्तों की आगे क्या कहानी बयान की, फ्रेंच कर दाढ़ी मूंछ का क्या जवाब पेश किया, ये नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ 2 दिन अपने घर वालों के पास रहा और फिर एक रात कराची जाने का बहाना करके इंटरनेशनल होटल में उठाया। एक गम बुरी तरह खाया जा रहा था। मुझे इंडियन जासूस के बेस में लाहौर में किताबों की एक दुकान खुलवा कर दी जाने वाली थी और लाहौर में मेरे वालदेन और 2 अहबाब भी थे। ये बात कतई नामुमकिन थी कि मैं लाहौर में कोई कारोबार करूं और मेरी जान पहचान वाले मुझे मिलने ना आए। वह ज़रूर मुझसे मिलने आएंगे और जो भारतीय जासूस मेरी निगरानी पर ममूर होगा, इसे इल्म हो जाएगा कि मैं असल में कौन हूँ। मैं कर्नल गुरमीत सिंह से नहीं कह सकता था कि मुझे लाहौर में रहना पसंद नहीं, क्योंकि मेरी पसंद नापसंद की कोई हैसियत नहीं थी। अब लाहौर पहुंचकर मैं इस इंतज़ार में था कि जासूस मुझसे मिले और मैं इससे ये बहाना करूं कि लाहौर का पानी मुझे मुवाफिक नहीं, इसलिए मुझे पिंडी में दुकान खुलवा दी जाए। मेरे पास बड़ी ख़तरनाक अहमियत की अशिया थी। मैंने कोड बुक, ट्रांसमीटर और V2 की गोलियां एक कपड़े में लपेट कर बनियान के नीचे अपनी कमर के गिर्द बांध रखी थी। लेकिन रात को होटल के कमरे में लेटे लेटे मुझे ख्याल आया कि कम अज़ कम जहरीला सिगार ज़रूर अपनी जेब में निकाल कर रख लेना चाहिए। किसी वक्त भी कोई ख़तरा पेश आ सकता था। मुझे मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर लाहौर में भारत के कितने जासूस हैं और कौन कौन मेरी निगरानी कर रहा है। अगर इन्हें किसी ज़रिए से यह मालूम हो गया कि मैं हकीकत में लाहौर का बाशिंदा हूँ और पाकिस्तानी मुसलमान हूँ तो वो मुझे हलाक करने में ज़रा सा भी तौक़ुफ़ नहीं करेंगे। चनाचा मैंने एक सिगार निकाल कर जेब में रख लिया। मुझे ये सोचकर हंसी आई कि मैं पाकिस्तान में भारतीय जासूस की हैसियत से दाखिल हुआ हूँ। बज़ाहिर मैं बड़ा ख़तरनाक और अहम तरीन भारतीय जासूस था, लेकिन हकीकत में मुझे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सरबराह या इस अदारे के किसी ज़िम्मेदार रुकन से खुफिया तौर पर मिलकर पाकिस्तान में मसरूफ़ अमल भारतीय जासूसों के बारे में मालूमात फ़राहम करना थी, ताकि पाकिस्तान दुश्मन अनासर का किला कमा हो सके। पाकिस्तान में भारत के कई जासूस काम कर रहे थे, लेकिन मुझे इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से भारत के मास्टर स्पाई जगदेश से मिलने की हदायत की गई थी, जो गुज़श्ता 10 साल से फैसलाबाद में मास्टर फिरोज़द्दीन के नाम से गड़ी साजी की दुकान चला रहा था। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस इससे दूसरे भारतीय जासूसों की निशानदही करवा सकती थी, मगर मैं इस जासूस को इस किस्म के हालात पैदा करके पकड़वाना चाहता था कि इंडियन इंटेलिजेंस को मुझ पर ज़रा सा भी शक न हो, बल्कि मैं चाहता था कि इसके साथ मैं भी पकड़ा जाऊं और बाद में पाकिस्तानी पुलिस के ताउन से फ़रार हो जाऊं। ये काम पेचीदा और गौर तलब था। अलावा जी मुझे पाकिस्तान में ऐसे अनासर से भी मुतल्लिका महकमे को खबरदार करना था, जिन्हें भारतीय हुकूमत अपने जासूसों के ज़रिए मुल्क दुश्मन लिटरेचर और रुपया पैसा फ्राहम कर रही थी। यकीनन ये वो हिंदू अनासर थे जो सिंध में पाकिस्तानी बनकर कारोबार कर रहे थे। जिन 4 सियासतदानों के बारे में मुझे बताया गया था वो पहले पाकिस्तान से अलहदगी की तहरीक में पेश थे, लेकिन अब पाकिस्तान का इस्तेहकाम और यकजहती की बातें करने लगे थे और जिन्हें मुझे V2 गोलियां खिलानी थी। इनके बारे में तय कर चुका था इनके करीब ज़रूर पहुंचूंगा, मगर इन्हें ख्यालात उल्ट देने वाली गोलियां नहीं खिलाऊंगा। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अगर इंडियन इंटेलिजेंस ने मुझसे पूछा कि पाकिस्तानी सियासतदान पाकिस्तान से अलहदगी की बात क्यों नहीं कर रहे, तो कह दूंगा मैंने चारों को गोलियां खिला दी हैं। हो सकता है V2 गोलियों में कोई असर ना रहा हो। ये मेरे ख्यालात और अज़ाइम थे। आगे जो कुछ होने वाला था, जिस किस्म के वाक़यात पेश आने वाले थे, इनसे बेखबर था और मैं इनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि ये मेरे मुल्क के पाकिस्तान की सालमियत का सवाल था और इसके लिए मैं अपनी जान ही कुर्बान नहीं कर सकता, बल्कि दूसरों की भी जान ले सकता था। होटल इंटरनेशनल में मुझे तीसरा रोज़ था कि मैं दोपहर का खाना खाकर सिगरेट खरीदने नीचे लॉबी में आया
सिगरेट का एक पैकेट खरीदा, एक सिगरेट सुलगाया और माल रोड पर निकल आया। गुलाबी जाड़े का मौसम था, बड़ी खुशगवार फजा थी। आसमान पर कहीं कहीं बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। मैं सिगरेट का लुत्फ उठाता नहर के पुल पर से उतरकर किनारे किनारे बागबानपुरा की जानब चल दिया। मुझे यकीन था कोई ना कोई भारतीय जासूस मेरी निगरानी कर रहा है। चुनाचा बहुत जल्द इस जहाज शरीफ से मुलाकात हो गई। अभी मियाँ मीर साहब वाले का नहर का पुल काफ़ी दूर था कि बाएं जानब दरख्तों में से एक मजजूब सा दुबला पतला आदमी निकल कर मेरे सामने आ गया। इसके गले में रंग बिरंगे मंकों की मालाएं थीं। दाढ़ी लंबी थी। वो मेरे पहलू में आहिस्ता आहिस्ता दमाल डालता हुआ आगे बढ़ने लगा। इसने रक्स करते हुए मेरी तरफ गर्दन झुकाकर पाम ऑयल कहा तो मैं रुक गया और आहिस्ता से बोला, मिशन पाम ऑयल ना रोमनी। मेरे होंठों से इन अल्फाज का निकलना था कि मजजूब ने रक्स करते हुए मेरे गिर्द एक शक्ल लगाया और बोला, बेटा यहाँ बैठ जाओ, तुम बड़े खुशकिस्मत हो, हम तुम्हारा हाथ देखेंगे। एक कार हमारे करीब से गुजर गई। 3 आदमी जो माली लगते थे भारतीय जासूस को मजजूब समझकर हमारे करीब आकर रुक गए। भारतीय जासूस ने मजजूबों की तरह ईंट उठा ली और या हो या हक का नारा लगाकर कहा, भाग जाओ नहीं तो जला डालूंगा। वो तीनों भाग गए तो भारतीय जासूस मुझे लेकर नहर के किनारे घास पर मोरपंख के पौधे के पास बैठ गया और मेरा हाथ देखते हुए बोला, कर्नल मनी, नए हुक्म के मुताबिक तुम्हें कल दिन के 10 बजे रावलपिंडी पहुंचकर रिपोर्ट करनी होगी। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर 3rd क्लास के मुसाफिर खाने में तुम्हें चाय के एक स्टॉल पर एक आदमी चाय पीता मिलेगा। इसके गले में सुर्ख रुमाल बंधा हुआ होगा। तुम्हें अगला प्रोग्राम वही बताएगा। इतना कहकर वो या हो या हक का नारा लगाता हुआ उठा और दमाल डालता सड़क से उतरकर दरख्तों की तरफ चला गया। मैं वापस अपने होटल आ गया। अगले रोज़ 10 बजे मुझे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मौजूद होना था। मैं रात की बस पकड़कर भी सुबह रावलपिंडी पहुंच सकता था। इस नए ऑर्डर से मुझे यह गोना इत्मीनान हुआ कि मेरे दायरे कार लाहौर की बजाय रावलपिंडी मुतय्यन किया जा रहा है, जहां मुझे कोई नहीं जानता था। वक़्त ज़ाया करने के बजाय मैंने ब्रीफकेस उठाया, होटल का बिल अदा किया और सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गया। यहाँ से एक वैगन पकड़ी और रावलपिंडी की तरफ रवाना हो गया। रात के 9:30 बजे रावलपिंडी पहुंचकर सदर के एक होटल में एक कमरा लिया, मुंह हाथ धोकर खाना खाया और सो गया। सुबह आंख खुली तो 8:30 बज रहे थे। लाहौर के मुकाबले में रावलपिंडी का मौसम फरवरी के आखिर में भी सर्द था। नाश्ता करके मैं अखबार लेकर कमरे के बाहर धूप में कुर्सी पर बैठ गया और 10 बजे का इंतज़ार करने लगा। होटल से रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था। ठीक 9:45 बजे मैंने होटल से निकलकर तांगा लिया और स्टेशन पर 3rd क्लास वेटिंग रूम के बाहर जाकर उतर गया। वेटिंग रूम में कुछ मुसाफिर एक दूसरे से बेजार बेजार बैठे थे। इनके चेहरों पर तवील इंतज़ार की बोरियत थी। मेरी नज़रें टी स्टॉल की तरफ उठ गईं। वहाँ दूसरे मुसाफिर खड़े चाय पी रहे थे, मगर इनमें ऐसा कोई नहीं था जिसकी गर्दन में लाल रुमाल पड़ा हो। मैंने सिगरेट सुलगाया और एक बेंच के किनारे पर बैठ गया। अभी दिन के 10 बजने में 4 मिनट बाकी थे। ठीक 10 बजे मैंने एक पुख्ता उम्र के भारी भरकम आदमी को देखा कि शलवार कमीज पर गर्म चादर ओढ़े हुए है, हाथ में थैला है। वेटिंग रूम के तांगा स्टैंड वाले दरवाजे से गुजरकर टी स्टॉल पर आया और चाय का ऑर्डर दिया। मैंने इस पर निगाहें गाड़ दी। चंद लम्हे वो स्टॉल वाले की तरफ मुंह करके खामोश खड़ा रहा। फिर इसने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर वेटिंग रूम में बैठे हुए मुसाफिरों का जायज़ा लिया। ये वही भारतीय जासूस था जिससे मिलने के लिए मुझे हदायत की गई थी। यकीनन उसे भी मेरा हुलिया बता दिया गया था। एक पल के लिए इसकी निगाहें मुझ पर रुकी, फिर इसने मुंह फेर लिया और कप होंठों के करीब ले जाकर इत्मीनान से चाय की चुस्कियां लेने लगा। वो मुझे हिंदू मालूम हो रहा था। इसके खतोहार फोटोहार के मुसलमानों जैसे नहीं थे। रंग सांवला था और सर के खशखशी बालों में सफ़ेदी झलक रही थी। वो मुझे हरियाणे का हिंदू लग रहा था। टी स्टॉल पर दूसरे ग्राहक भी खड़े थे। मैं इस इंतज़ार में था कि लोग कम हों तो जाकर इसे अपनी शनाख्त दूँ और इसकी शनाख्त तलब करूँ। वो भी शायद इसी इंतज़ार में था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कुन आँखियों से मुझे देख लेता था। ये मेरे बेंच के दूसरे कोने पर एक रेलवे कुली बैठा था, सिगरेट की कश लगा रहा था।
कुछ देर बाद रेल की सीटी सुनाई दी। कुल्ली उठकर गेट की तरफ दौड़ा। बेंच मेरे सिवा खाली था। भारतीय जासूस टी स्टॉल से हटकर फर्श पर बैठे मुसाफिरों की टोलियों का चक्कर काट कर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मेरे करीब आया और बेंच पर बैठ गया। इसने जेब से सिगरेट की डब्बियां निकाली, एक सिगरेट सुलगाया और मेरी तरफ जरा सा झुककर बोला, मौलवी साहब, टाइम क्या हुआ है? मेरी फ्रंट दाढ़ी मूंछों की वजह से इसने मुझे मौलवी साहब कहकर पुकारा था। मैंने कलाई पर वक़्त देकर बताया। वो खामोश बैठा रहा। फिर इसने ज़रा सा करीब खिसकते हुए पूछा कि हवेलियाँ जाने वाली गाड़ी कब रवाना होगी। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं मौलवी साहब? इसने आहिस्ता से कहा, पेशावर जाऊँगा। मैंने जवाब में कहा, ना तो मैं शनाख्ती कोड पूछ रहा था और ना ही इसने इस ज़मन में कोई कदम बढ़ाया था। 5-7 मिनट इधर उधर की बातें करने के बाद इसने पूछा कि मैं कौन सा तेल सर में डालता हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा, पाम ऑयल। वह खामोश हो गया। इसने थैले में से अखबार निकाल कर खोला और इस पर नज़रें जमा दी। तुम्हारा मिशन कौन सा है? वो बड़बड़ाया, कर्नल नारो। मैंने आगे का लफ्ज़ नहीं बोला और इसकी शिनाख्त के लिए इसकी तरफ देखा तो वो बोला, कर्नल नारोमनी। बात खुलकर सामने आ गई थी। हम दोनों एक दूसरे को शिनाख्त कर चुके थे। इसकी आंखें अभी तक अखबार पर थीं। वो मुझे धीमी आवाज़ में अपने पीछे आने का कहकर उठा और वेटिंग रूम के गेट की तरफ बढ़ गया। पिंडी रेलवे स्टेशन की इमारत से निकलकर वो दाएं जानब दरख्तों में घिरी हुई वीरान सी सड़क पर चल पड़ा। मैं कुछ फासला रख कर इसके पीछे चल रहा था। आगे एक ग्राउंड आ गया। सड़क के साथ गार्डियना की बाड़ थी। इसके पीछे एक पत्थर की बेंच थी। वो इस पर बैठ गया। ये जगह सुनसान थी। आसपास कोई नहीं था। इसने अपने थैले में से पुराने अखबार का एक टुकड़ा निकालकर मुझे दिखाया। इस पर पाकिस्तान के एक ऐसे सियासतदान की तस्वीर छपी हुई थी जो हर हुकूमत के खिलाफ बयान देने का आदी था। मैं इसकी सूरत और नाम से वाकिफ था। मैं यहाँ इसका असली नाम नहीं लिखूंगा। अब यूँ समझ लें कि इसका नाम कुतुबुद्दीन था। मेरे साथी ने उससे इस सियासतदान का तारफ़ करवाते हुए इसका असली नाम बताया और कहा कि इस सियासतदान को हम खरीद नहीं सके, लेकिन हम कुछ अर्सा कबल इसे अपने ख़ास आदमी के ज़रिए V2 गोली खिलाने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद इसने हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त बयान देना शुरू कर दिया था। ये सियासतदान मुल्क की सलामती का ख्वाह है और अपने सूबे को अलग नहीं करना चाहता। बहरहाल हम इस बात से ही मुतमिन थे कि हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान देता है, लेकिन कुछ दिनों से इसने एक बार फिर हुकूमत के हक़ में बयान देने शुरू कर दिए हैं। ये सियासतदान एक ऐसे सूबे से ताल्लुक़ रखता है जहाँ के हालात बड़े नाजुक हैं और हम चाहते हैं कि वो सूबा अलग होकर भारत में शामिल होने का ऐलान कर दे। ये सियासतदान आजकल इस्लामाबाद आया हुआ है। तो मैं सबसे पहले यहाँ इसलिए तलब किया गया है कि एक आलम दीन की शक्ल में इस सियासतदान का कुर्ब हासिल करो, क्योंकि ये सियासतदान बहुत दीनदार आदमी है और पीरी फ़कीरी के चक्रों में बहुत जल्द फंस जाता है। इसलिए इस मिशन के लिए तुम्हारा इंतखाब किया गया है, क्योंकि जिन 4 सियासतदानों को हम अपनी V2 गोलियों का निशाना बनाना चाहते हैं वो सब के सब तोहमात का शिकार हैं और तुम इन्हें आसानी से अपने काबू में कर सकते हो। मैं खामोश बैठा इसकी बातें सुन रहा था। इस तस्वीर को गौर से देख लो, इसने कहा। मैंने अखबार का टुकड़ा इससे लिया, इसे बाहर गौर से देखा और फिर वापस कर दिया। इसने अखबार के टुकड़े को फाड़ कर फेंक दिया। फिर थैले में से एक नोटबुक निकाली। इसमें पासपोर्ट साइज की एक तस्वीर निकाल कर मेरे सामने रख दी। ये कटे हुए बालों वाली एक हसीन लड़की की रंगीन तस्वीर थी। तस्वीर मेरे हाथ में देखकर वो बोला, ये हमारी सीक्रेट सर्विस की एक लड़की है। इसका असली नाम सुंदया है, लेकिन ये शुबाना के नाम से इस्लामाबाद में हमारे लिए काम कर रही है। यह अमृतसर के एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखती है। खालसा कॉलेज अमृतसर में BSc कर रही थी। हमने इसे अपने खुफिया स्टाफ में शामिल कर लिया, क्योंकि ये ना सिर्फ अंग्रेज़ी रवानी से बोल देती है, बल्कि मुसलमानों के रस्म व रवाज से भी वाकिफ़ है। इसके हिंदू माता पिता मर चुके हैं। ये अमृतसर में अपनी खाला के पास रहती थी। हमने इसे 2 साल की ट्रेनिंग दी और स्मगल करवा कर एक मॉडल गर्ल की हैसियत से इस्लामाबाद पहुंचा दिया। अपने हुस्न की वजह से ये ऊंचे तबके में बेहद मकबूल है और हमें बड़ी कीमती सरकारी और सियासी राज ला कर देती है।
तुम इससे भी मिलोगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस सियासतदान वाली मुहिम को सर करना है। शबाना उर्फ सुंदिया वाकई हसीन थी। इसके हुस्न जहां सोच से बचने के लिए ज़रूरी था कि आदमी ज़बरदस्त किरदार का मालिक हो। तुम अपने आप को यहाँ चाहे जिस तरीके से भी मुतारफ़ करवाओ, लेकिन तुम्हें इस्लामाबाद के किसी बेहतरीन होटल में रहाइश इख्तियार करनी होगी। इसके लिए तुम्हें रकम बाकायदा मिलती रहेगी। मैं तुम्हें बार बार नहीं मिल सकता। तुम अपने रेडियो ट्रांसमीटर के ज़रिए 162.2 पर मुझे कॉल कर सकते हो। अगर कोई मशवरा लेना हो तो तुम शबाना से मिलकर बात कर सकते हो। इसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया गया है। तुम्हारी एक तस्वीर भी इसे भेज दी गई है, इसने कहा, और शबाना की इस कोठी का नंबर बताया जहां वो एक अधेड़ उम्र की मुसलमान नुकरानी के साथ तन्हा रह रही थी। मैंने एड्रेस अपनी नोटबुक पर लिख लिया। मेरे साथी ने बड़ी होशियारी से चारों तरफ निगाह दौड़ाई, फिर थैले में से एक लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले किया। इसमें 5,000 रुपये हैं, अभी इनसे काम चलाओ। ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें मज़ीद रुपये मुहैया किए जाएंगे। तुम्हारा मिशन बहुत जल्द मुकम्मल हो जाना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त का बेताबी से इंतज़ार कर रही है जब ये सियासतदान यहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ दोबारा बयान देना शुरू कर दें। इस मिशन की कामयाबी के बाद तुम्हें दूसरे 3 सियासतदानों की काया पलटने का काम सौंपा जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरे जाने के 15 मिनट बाद यहाँ से उठना। वो उठा